जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं नादिया नकी कराची से। आप इनको डॉन न्यूज़ पर भी देखते रहते हैं, नया दौर पर भी देखते हैं। जो इनकी एनालिसिस है वो बड़ी पक्की होती है, इनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। ख़ास तौर पर आजकल जो हर आदमी सोचने की कोशिश कर रहा है कि खान साहब क्या करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इनको ज़हमत देते हैं, क्योंकि इनकी अभी ताज़ा ताज़ा मुलाकात हुई है खान साहब से कराची में दूसरे सहाफ़ियों के साथ। तो उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, उससे इन्होंने क्या नताइज अख़ज़ किए और आगे के मामलात को ये कैसे देख रही हैं। तो नादिया, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। मेरी थैंक यू। तमहीद आपने सुन ली। और ये जो लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक ख़ास तौर पर मामलात हैं, अगर हम वहाँ से शुरू करें, जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि खान साहब ने वो कार्ड्स इतने क्लोज़ टू हिज़ चेस्ट रखे हुए हैं कि वो अपने करीबी लोगों से भी शेयर नहीं कर रहे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। तो क्या इस मुलाकात में जो आपकी हुई, कोई इस तरह की बातचीत हुई? आपको कोई इंडिकेशन मिली कि उनका अगला मूव क्या होने जा रहा है? थैंक यू सो मच अवैस। वैसे मैं कहूंगी कि जैसे वो अपने चेस्ट से कार्ड्स को क्लोज रखा हुआ है, इसी तरह बहुत सी बातों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। हुँ, जब कल हम लोगों की मुलाकात हुई और काफी सीनियर सहाफी बैठे थे, बड़े सवाल हुए। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके पास मकबूलियत है, आपने ये कहा ना करें ये इलेक्शंस अनाउंस। मेरा तो हर रोज जो है वो मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लोग मेरे साथ जमा हो रहे हैं, मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। हुँ, अच्छा, आपने इतने सारे जलसे कर लिए और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव लॉन्च की हुई है हुँ, उन्होंने, लाइक अ राइट ऑपोजिशन आइड से। और वो भी जिसके खिलाफ की हुई है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की है। पीडीएम के खिलाफ क्या है, पीडीएम के खिलाफ तो वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं ना। हुँ, लेकिन असल में उनका जो टारगेट है वो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है। तो आगे आपने क्या करना है? आप हर दफे ये कह देते हैं कि फाइनल कॉल, तो क्या आप नवंबर का इंतजार कर रहे हैं? हुँ, तो उस पे वो एकदम आगे हुए और आगे होकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नवंबर का इंतजार नहीं कर रहा। तो ऐसे फिर तो कहने कि देखिए, अभी ये संडे को बाय इलेक्शन होने हैं, हुँ, ये गुजर जाए तो लॉन्ग मार्च तो अब कुछ भी हो जाए मैं करूंगा हुँ, और इसी महीने करके दिखाऊंगा। हुँ, तो मैंने कहा कि क्या नेगोशिएशंस जो आपकी हो रही थी वो हैव दे फॉलन अपार्ट, या नेगोशिएशंस के दरवाजे बंद हो गए हैं? तो उस पे उन्होंने कहा कि देखिए, एक बात को समझें कि पॉलिटिशियंस के साथ कभी भी नेगोशिएशंस के दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट बंद नहीं करती। हुँ, उनके पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है, ए बी सी डी। हुँ, और आजकल तो मेरा ख्याल से उनका कोई प्लान सी चल रहा है। फिर कुछ मुस्कुराए अपने दोस्त जो उनके इर्द गिर्द, अली जैदी भी बैठे थे, असद उमर भी थे, शौकत तरीन भी थे। हुँ, मतलब उनकी पूरी काबीना के मेंबर्स जो थे वो बैठे हुए थे जब उनकी काबीना थी। और वो कहते हैं कि मेरा ख्याल से डी चल रहा है करके, और फिर सब हंसने लगे। हुँ, तो मैंने कहा क्या प्लान को वापस चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं फिर आप? हुँ, तो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की लॉन्ग मार्च मैं करने जा रहा हूं वो किसी को नहीं पता, हुँ, और वो मैं ऐसे ही करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। हुँ, बड़ा उनसे पूछने की कोशिश की गई कि मतलब कोई जलसा है, कोई सिट इन है, लेकिन किसी किस्म की कोई, जिसे कहते हैं ना, वो बात को इधर से उधर ले जाते हैं हुँ, लेकिन किसी सूरत नहीं बताते। हुँ, अच्छा, एक और चीज थी अवैस जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उनसे ये भी कहा गया कि भाई, आपको इलेक्शन चाहिए ना, तोड़ दें आप असेंबली, आपके हुँ, पास पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं असेंबली तोड़ दूं और ये गवर्नर रूल लगा दें। हुँ, तो मतलब ऐसा लगता है ना वैस कि ही इज रियली रेडी। हुँ, और ये रेडीनेस इमरान खान साहब की खुद की नहीं हो सकती। मैं मानती हूँ उन्होंने पॉलिटिक्स में बड़ा टाइम लगाया, फिर ये 4 साल की हुकूमत है। 4 साल के बाद जो कुछ हालात और वाकयात इनके हुए हैं, जिसके बाद ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आ रहे हैं, या जिस किस्म की ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिसको ये टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे साफ लगता है कि इनको एक एक तरह से ना जैसे बताया हुआ है हुँ, कि कोई तो है जो इनकी कोचिंग कर रहा हो। हुँ, क्रिकेटर है और आपको पता है कि कोच को पता होता है कि और जब कोच होता है कोई भी क्रिकेट में, तो आपने देखा है ना कि हमारी टीम का भी एक कोच है, उनको पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलेगी, इनका ये प्लेयर क्या खेल सकता है, तुमने किस तरह से इसको डिफेंसिव पे लेकर आना है। हुँ, सो आई थिंक हिज कोच हैज टोल्ड हिम हुँ, कि गो 10 स्टेप्स अहेड, वहां से इतनी रिट्रीट हो सकती है और उसके बाद तुमने इस तरह से करके टारगेट करना है हुँ, कि ये बंदा जो है ये इससे ज्यादा आगे नहीं आएगा। लाइक व्हेन यू हैव स्टडीड द एनिमी दैट यू आर लॉन्चिंग द ऑफेंस एट,
I think the coach has really trained him and the coach is very much there. कोच की तरफ भी आते हैं, लेकिन जब ये बात उन्होंने की कि मैं इसी महीने करके दिखाऊंगा, तो अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन मेरा ख्याल है लेस देन 2 वीक्स रह गए हैं इस महीने के खत्म होने में। क्या उन्होंने ये भी कोई बात की कि इस लॉन्ग मार्च से वो हासिल क्या करना चाहते हैं? क्योंकि वो जहां से शुरू हुए थे, जहां 25 मई का लॉन्ग मार्च उन्होंने खत्म किया था, उनका तो ये ख्याल था कि चंद दिन के अंदर अंदर हुकूमत भी गिर जाएगी, इंतखाबात भी हो जाएंगे, नवंबर से पहले पहले वो इक्तदार में भी आ जाएंगे। अब जब आपको याद होगा कुछ अरसा पहले उन्होंने कामरान खान साहब के इंटरव्यू में जब खुद ये कह दिया था कि जब तक इलेक्शन नहीं होते मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए, तो मैंने तो उससे ये रीड किया था कि इन हिज माइंड उन्होंने ये सोच लिया है कि नवंबर से पहले कुछ नहीं हो रहा। तो अब अगर वो इलेक्शन करने ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए ये बड़ी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वैसे कि व्हाट डज ही वांट। आप उनसे पूछेंगे वो एक ही अपना नैरेटिव बताएंगे, हकीकी आजादी, हम्म। ये चोर ये डाकू इनको इन्होंने NRO 2 दिया और ये कोई मुल्क की इकोनॉमी के हालात है, ही जस्ट गो ऑन एंड ऑन। हम्म। लेकिन वो किस तरह, मतलब इससे हासिल क्या होगा, क्या वो समझते हैं कि गवर्नमेंट गिर जाएगी? लेकिन उनकी सारी बातों का जो निचोड़ आप निकालेंगे तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो उनको इलेक्शन की डेट मिलेगी और वो बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है। और वो इलेक्शन, क्योंकि हुकूमत तो नहीं जाती किसी लॉन्ग मार्च से, किसी धरने से, लेकिन हालात वो वहां तक कन्फ्रंटेशन के लेकर जाना चाहते हैं जहां पर आगे जो है वो थोड़ा पुश बैक हो और वो कुछ ना कुछ देने पर मजबूर हो जाए। हम्म। और वो देने पे मजबूर सिर्फ एक इलेक्शन की तारीख हो सकती है, और इस कोई भी इलेक्शन की तारीख हो, वो ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान में उनकी जितनी मकबूलियत है उनको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है जो उनसे किया भी गया, जिसको उन्होंने मतलब गोल मोल जवाब देने की कोशिश की, कि देखिए उनकी तो, वो खुद ये कहते हैं अपनी बातचीत में, उन्होंने कहा कि आप लोगों को नहीं पता कि कोई भी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से सरकार नहीं बनती। तो मैं ये समझने से कासिर थी कि अगर नवंबर की तैनाती भी हो जाती है और आप लॉन्ग मार्च इससे पहले अक्टूबर में भी कर रहे हैं, तो क्या ये समझ रहे हैं कि नवंबर की तैनाती नहीं होने देंगे? मे बी ही थिंक्स दैट कि मैं इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन की सियासत करूंगा कि उनकी जो ये चाह है कि आने वाली हुकूमत ही नवंबर की तैनाती जो है वो एक्सटेंड हो जाए और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो उनके मतलब इलेक्शंस के बाद हो। आई थिंक ही इज थिंकिंग कि ये वहां तक हालात लेकर जाएंगे और मजबूर करेंगे, क्योंकि मामला तो देखें ना इनके इस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ खिलाफ हुए, और वो ये समझते हैं कि इन्हीं के थ्रू मैंने सही कराने, यानी ये इलेक्शंस कराएं और फ्री एंड फेयर कराएं, और जो इनकी इतनी मकबूलियत है वो ट्रांसलेट होकर भी दिखाए। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज व्हाट ही वांट्स टू अर्न आउट ऑफ इट, इसीलिए ये अक्टूबर की बात कर रहे हैं। और इधर हुकूमत को भी देखे ना, अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती करनी है और जरूर करनी है और कोई एक्सटेंशन भी नहीं होनी, क्योंकि इसके हवाले से आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ जो जिस वक्त वो लंदन जाने से पहले अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उससे एक सवाल भी पूछा गया था कि आप तो ये समझती हैं कि गुनाह है, आप पहले कह चुकी हैं एक्सटेंशन के हवाले से। उन्होंने कहा मैं अब भी यही समझती हूँ। ये हुकूमत क्यों नहीं कर देती, अनाउंस कर देना कि ये हमारे पास ये समरी क्या पहले भी मूव हो सकती है, इसमें ऐसी क्या बात है? यू कैन ऑलवेज अनाउंस कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। लेकिन कहीं कोई बात जरूर है जिसकी वजह से ना ये अनाउंस करते हैं, और इमरान खान साहब मजीद कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं कि अगर वो अक्टूबर में ये लॉन्ग मार्च कर देंगे तो किसी तरह से ये तैनाती को रोक देंगे और मौजूदा ही सेटअप को एक्सटेंड कराएंगे until the elections take place, and then after that he's very confident he's going to win, और बस फिर वही तैनात करेंगे। वैसे कल मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जो इन मामलात को देखते रहते हैं, उन्होंने मुझे याद कराया कि जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट का जो ऐलान था वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम बस 1-2 दिन पहले किया था, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि आखिर तक उसको डिले करते हैं। तो अब आ जाते हैं कोच की तरफ कि एक तो जब इमरान खान साहब के कोच का नाम लिया जाता है तो तस्करा किया जाता है, तो एक नाम फौरन ज़हन में आता है सबके। अगर हम नाम ना भी लें तो मेरा ख्याल है कि देखने वाले समझ ही गए होंगे। राइट। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि खान साहब की इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अगर कोई भी नया इनकम्बेंट आ गया तो उसके बाद अगले 3 साल के लिए चीजें उनके हक में हो सकती हैं?
इसलिए जरा वो डेस्परेट भी हैं कि वो चीजें उससे पहले पहले हो जाएं, ताकि आइंदा फिर उनको कोई नया चांस ना लेना पड़े। या उनको ये लगता है कि नहीं, जब कोई नया बंदा होगा, कोई उसकी एक उसके साथ एक नई रेपो बनाई जा सकती है। देखिए, मैं ये समझती हूँ बस कि ही अंडरस्टैंड्स ना कि पाकिस्तान की सियासत में आप आशीर्वाद के बगैर तो आ नहीं सकते। हम्म। और इसी तरह से वो 2018 में आए थे, उनको तो अपनी एग्जाम्पल उनको नजर आती है ना, हम्म। कि मुझे किस तरह से लाया गया, किस तरह से बाकियों को हटाया गया। तो वो ये समझते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक तरफ इज वेरी ब्लोटेड विद दिस, यू नो, आई वुड से कि सपोर्टर्स तो मेरे इतने हैं कि जो 2018 में थे ही नहीं, मुझे जिस तरह हम्म। लाया गया ना, आज के दिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो 2/3 अक्सरियत वो ये कहते हैं कि उन्हें मिल जाएगी। हम्म। सो आने वाले उनसे जो खौफ होगा ना, वो ये होगा कि अगर कोई ऐसा तैनात हो जाता है जो जो अब की दफे पीडीएम को या पीडीएम के लाइक्स को या इनमें जो मौजूद सियासी जमातें हैं, मतलब लेट्स से नून लीग, उनको बिठा देता है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होने देता, तो फिर ये लूजिंग एंड पे होंगे। हम्म। और इसीलिए उनको ये डर नहीं है कि आने वाला जो है वो इनको नहीं बिठाएगा, यू नो, लाइक इनको सपोर्ट नहीं करेगा, लाइक इनके लिए सीटें नहीं अरेंज करेगा, इनके लिए वोट्स अरेंज नहीं करेगा, आरटीएस नहीं बिठाएगा। इनको खौफ ये है कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब या शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी और इनके लिए काम करेगा, और हमारे जो होते हुए भी वोट्स होंगे वो भी शायद कहीं फेंक दिए जाएंगे। हम्म। इनको ये खौफ है, एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स कि हम्म। कर लेते हैं ना बैलेट। अब देखे ना, आज वो ऑपोजिशन में है हम्म। एंड सडनली वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। अभी हम्म। तक वो बात कर रहे थे गुड एंड इवल, हम्म। कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, हम्म। और सडनली वो ये भी बात करते हैं कि एक नई जो है ना बाउंड्री सेट होनी चाहिए है, हम्म। हमें सियासत करने देनी चाहिए सियासतदानों को, हर चीज में आपका अमल दखल क्यों है। हम्म। तो वो थोड़े से कंफ्यूज भी मुझे लगते हैं। ही वांट्स के न्यूट्रल्स उनकी साइड पे रहें, या कम से कम उनकी साइड पे ना रहे, यू नो, हम्म। शहबाज शरीफ एंड जरदारी साहब की साइड पर ना रहे, पीपल्स पार्टी एंड द लाइक्स की साइड पर ना रहे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि अब की दफे जब मैं जो हुकूमत मिलेगी, तो जब ये सवाल उनसे पूछा ना कि अब आप जो ये खुलकर कह रहे हैं कि आप तो एक तरह से टूथलेस प्राइम मिनिस्टर थे, हम्म। आपको तो करने ही नहीं कुछ दिया जा रहा था, तो अगर लेट्स सपोज आप दोबारा आ जाते हैं, तो दोबारा 4 साल या 5 साल के बाद आप यही कहेंगे कि मुझे हम्म। कुछ नहीं करने दिया। उन्होंने कहा हम्म। नहीं नहीं, जो कुछ होगा वजीर आजम करेगा, क्योंकि वजीर आजम के पास वो पावर भी होनी चाहिए और उसी को करना चाहिए। हम्म। ये नहीं हो सकता कि आप जो है कहीं और के फैसले हम्म। करें। वैसे किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि अगर वाकई आपके पास पावर नहीं थी और आपको आपकी मर्जी नहीं करने दी जा रही थी, तो आप उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की इतनी तारीफें क्यों किया करते थे नाम ले लेकर? काश कि वो इसका जवाब दे दे। वो इस तरह के सवालों को तो बड़े मजे से गोल कर जाते हैं और फौरन मईशत, कोविड और देखिए हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी थी, इसके ऊपर आ जाते हैं। हम्म। वो इस चीज को देखिए, उन्होंने ना ऑडियो लीक का जब जिक्र किया, हम्म। उन्होंने उस ऑडियो लीक का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि देख रहे हैं आप इनको कैसे NRO 2 मिल रहे हैं। हम्म। आपने वो मरियम वाली ऑडियो सुनी ना, कि कैसे ये प्राइम मिनिस्टर को कह रही है अपने ही दामाद के लिए, यानी फिर से वही सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस ऑडियो लीक को बिल्कुल गोल ही कर जाते हैं कि भाई अगर वो ऑडियो लीक सच्ची थी तो हम्म। ये भी तो सच्ची थी कि हम इसके ऊपर खेलेंगे। हम्म। मतलब ये कितनी बड़ी बात है ना। हम्म। इसको वो बड़े मजे से ऐसे वाटर डाउन करके गायब ही कर देते हैं, हम्म। बिकॉज उन्होंने शायद एक उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, हाँ। एंड आई फील कि PMLN में और पीपल्स पार्टी, MQM, ANP और PMLQ को भी देख ले, ये सब जमाते ना मुझे लगता है पुराने स्कूल ऑफ थॉट के हम्म। ऊपर चल रहे हैं। वही वाली बातें करते हैं कि वोट जो है वो बट का है तो इसका है तो बरादरी जात, ये वो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉलिटिक्स होती है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक नई चीज सीखी है हम्म। और उनको बकायदा सिखाई गई है, कहाँ उन्होंने सोशल मीडिया को कैपिटलाइज करना है, कहाँ उन्होंने मजहब का इस्तेमाल करना है, कहाँ उन्होंने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को कैश करना है, और ये सब करते हुए फिर भी इस सारे दायरे में वापस से सबको समेट के कहना है कि मैं लिबरल भी हूँ। हम्म।
आप ये देखें ना, ये बात। मैं तालिबान के डायलॉग के हवाले से भी बात करते रहे हैं कि हमारे लोग हैं, हमें करनी चाहिए। आपने उनके इंटरव्यू के क्लिप सुने होंगे जो उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को दिया था। और एग्जैक्टली। अभी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप देख लीजिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि हम दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो हम कर लेंगे, हम्म। और फिर जब वक्त आएगी फिर इन सबको अपने साथ समेट लेंगे। सो बिल्कुल सही। ये गुर उन्होंने सीख लिया। और ये गुर देखिए, मैं आपको बताऊं, ये गुर कोच ने नहीं सिखाया है हम्म। इनको। इस गुर के लिए बकायदा इन्होंने आजकल की साइंस है, हम्म। पॉलिटिक्स इज द बिल्कुल। साइंस व्हिच द अदर पार्टीज हैव नॉट अंडरस्टूड। हम्म। इन्होंने हायर किए हुए हैं लोगों को हम्म। जो उनको बताते हैं कि कहाँ अपने मजहब का टच देना है, कहाँ अपने एंटी अमेरिकन टच देना है, और हम्म। कहाँ अपने यूथ को कैपिटलाइज करना है। मैं बिल्कुल। कल एक चीज पे बड़ी हैरान थी, हम्म। और मैं सोच रही थी कि शहबाज शरीफ साहब होंगे इस जगह, या नवाज शरीफ आ जाते हैं, या बिलावल भुट्टो सरदारी इज यूथ एक्चुअली, हाँ, हम्म। वो आ जाते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई जाकर उनके साथ सहाफियों में से भी कहता कि इस खान साहब, वो बिलावल साहब या जरदारी साहब या शहबाज साहब हमें एक सेल्फी दे लें। आई डोंट थिंक सो। हम्म। कल जब ये सब खत्म हुआ है तो जो यंग फीमेल जर्नलिस्ट थी, वो जिस तरह से, जबकि वो बड़ी क्रिटिकल है, मैंने उनको सुना है, उनको उनसे बात की है, दे आर हम्म। क्रिटिकल ऑफ दिस फैक्ट, सडनली कहते हैं खान साहब एक सेल्फी दे दे, हमारी तस्वीर, हमारी तस्वीर है। लाइक ओ, यू नो दिस हाँ मैन नहीं, हैज दैट ऑरा ये एंड ही कैरिज्मा तो है नो। बिल्कुल उनके अंदर, और उनको और पता है कि इस कैरिज्मा को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली exactly, और उनको सिखाया भी गया है कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। हम्म। तो मैं यही सोच रही थी कि आज जो है, जो नया वोटर है, अभी देखिए कल बाय इलेक्शन है, ठीक है, क्या एज हमें नजर आता है? वो हम्म। एज हमें ये नजर आता है कि खान साहब आए और एक जलसा किया, और बड़े लोग उन्होंने जमा किए हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि लोग जमा नहीं हुए। हाँ, जलसे के वोट ट्रांसलेट होते हैं या नहीं, ये हम्म। दूसरी बात है, लेकिन क्या दूसरी पार्टियों के वोट निकलेंगे बाहर, बिल्कुल। वोटर्स निकलेंगे? यहाँ पर वो, मेरे ख्याल से ये एज चला जाता है हम्म। पीटीआई को, बिल्कुल क्योंकि सही। दूसरे लोग मोबिलाइज नहीं करते, ये हम्म। मोबिलाइज करे चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इकोनॉमी का आपने तस्करा किया, और शौकत तरीन को उन्होंने बिल्कुल साथ बैठाया हुआ था अपने, मैं वो तस्वीरें देख रहा था। अ, कोई इकोनॉमिक प्लान का भी उन्होंने तस्करा किया? क्योंकि फर्ज करें उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, वो इख्तिदार में वापस आ जाते हैं फौरन, तो मसला तो फिर वही रहेगा, इकोनॉमी और इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है। कोई टेंजिबल आइडिया उन्होंने शेयर किया आपके साथ? नो टैंजिबल आइडिया। हम्म। बस उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज वाली वो वाली लाइन ली कि जिसमें कहा, सॉरी शहबाज शरीफ वाली नहीं, मरियम नवाज वाली और नवाज शरीफ वाली, कि देखिए इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे ना, जो अगली हुकूमत आएगी वो 5 साल की होगी, वो पॉलिसियों का तसलसल रखेगी हम्म। और वो एक बेहतर माशी प्लान दे सकती है। हम्म। आई थिंक विद इन उनको ये पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हैं हम्म। और इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो सिर्फ इस स्कोप से देख रहे हैं कि मैंने बस उस कुर्सी पर बैठना है, मुझे वापस लेकर आओ। हम्म। और यहाँ मुझे ना थोड़ी सब्र की भी कमी लगी। हम्म। वो इस तरह से लगी वैस कि देखें, क्या हमने नहीं देखा कि माजी में इसी तरह से वज़रा आज़म निकाले गए? और मैं नहीं इसको सही समझती, मैं हम्म। समझती हूँ कि 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए। दिस इज नॉट ऑन हम्म। कि आपने मतलब थोड़ा सा आप परेशान हुए और आपने उठा करके अब दूसरी हुकूमत का साथ दे दिया, या सडनली पीछे चले गए और आपने कहा भाई अब आपके हाथ है, आपको जो दिल चाहे करें, आप इनका साथ दें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। एक तरह से साथ ही देना हुआ ना फिर पीडीएम का भी, हम्म। हम्म। कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। तो या फिर आप इमरान खान साहब को जिस तरह से लेकर आए, और जिस तरह से आपने नवाज शरीफ को निकाला, जिस तरह से आपने यूसुफ रजा गिलानी भी निकाले गए, सो ये जो हमें नजर आता है ना, बाकी सब ना ठंडे होकर पीछे हो जाते हैं, बिकॉज उनको ये समझ में आता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट करती है। हम्म। आज हम हैं, कल दूसरा, उसके बाद फिर हमारी बारी आ जाएगी। इमरान खान ये बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। हम्म। आपने वो प्रेसिडेंट का वो लफ्ज सुना होगा जिसके बाद ही काइंड ऑफ एक्सप्लेन्ड इट, फ्रस्ट्रेटेड। दैट्स अ हम्म। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू हम्म। यूज, कि ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। हम्म। सो अगर आप इस वर्ड को उनकी उस 2011 से जिस किस्म से उनकी ट्रेनिंग की गई, हम्म। जिस तरह से उनको सपोर्ट की गई, तो ये तो एक वही है ना कि यू वर जस्ट बीइंग मेड लाइक अ दीवा, कि तुम ही सब कुछ हो, एक हम्म। मसीहा, और सडनली मुझे डंप कर दिया। मतलब ये तो वो एक रिजेक्शन है जो किसी रिलेशन में होती है, हम्म। वो बर्दाश्त नहीं इंसान कर पाता ना। इमरान खान इसीलिए साहब इज गोइंग थ्रू दैट इसीलिए फेज। मैं ये कहता हूँ कि इनके साथ ये पहली पहली दफा हुआ है, तो इनकी हालत भी बिल्कुल वैसी है जैसे आप पहले स्कूल क्रश के बाद या कॉलेज क्रश के बाद आप डिजेक्टेड होते हैं और आपका दिल चाहता है कि मैं महबूब के घर को जाके आग लगा दूं।
हाँ, ये वही वाली है, और या मैं इसके बगैर रह नहीं सकूंगा। हम्म, सो वो कुर्सी से भी मोहब्बत है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। अदरवाइज क्या मुश्किल है, मतलब ही वुड हैव बीन अ लवली ऑपोजिशन, आईड से, हैड ही बीन इन द पार्लियामेंट। हम्म, ज्यादा अच्छी ऑपोजिशन होती उस ऑपोजिशन से ज्यादा जो कि 2018 से पहले ये कर रहे थे ना। हम्म, अब सीख भी गए थे, लेकिन हम्म, उन्होंने तो, मैं कहती हूँ बस बैठना ही उस कुर्सी के ऊपर है, आगे कुछ नहीं देखना। और बड़ी मजे की चीजें जो वो भूल रहे हैं, जो हम्म, मेरे ख्याल से उनको याद नहीं आ रही, कि जिस फाशिज्म का वो जिक्र कर रहे हैं ना, उन्होंने आजम स्वाति का जिक्र किया। हम्म, उन्होंने क्या क्या ये, मतलब ये कहते हैं, मतलब जो कुछ आजम स्वाति के साथ हुआ, शहबाज गिल के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने हम्म, कहा, उन्होंने कहा मतलब आजम स्वाति की उम्र देखिए, कहने कि ये पता चलता है कि किस तरह से सारे जहन जो है ना वो गुलाम बनते जा रहे हैं, हम्म, कि गुलामी में है। क्या हुआ अगर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था इस पे कि आप इस किस्म के सुलूक करेंगे, भाई आप केस चला लेते। और हम्म, शहबाज गिल के लिए भी मैंने कहा था केस चला लेते। हम्म, उन्होंने जेबा का भी जिक्र किया, जो जज साहिबा है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, खुद ही बोले, किसी ने सवाल नहीं किया था। और उन्होंने कहा कि मैंने तो ये कहा था हम लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन हम्म, देखिए मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं कर रहे। हम्म, तो एक उनसे पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि आपको मतलब डिस्क्वालीफाई कर देंगे, नाअहल कर देंगे किसी भी तरह, तो फिर आप क्या करें? कह लेंगे लग रहे हैं, मतलब इसके पीछे तो पड़ रहे हैं, हम्म, लेकिन देखिए क्या होता है, मुझ पे दहशतगर्दी के केसेस भी बना दिए, कहाँ होता है ऐसा। हम्म, बस यू नो, ये बड़ी अजीब बात है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मुझे कही, हम्म, जो सारे साथियों से जब वो बात कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि देखिए हम, या आप देखिए कि इनकी ओपन एंड शट केस था जब शहबाज शरीफ साहब का वो जिक्र कर रहे थे और हमजा शहबाज का जिक्र कर रहे थे, मतलब इतनी करप्शन, इतना सब कुछ, और ये मेरी पूरी काबीना बैठी हुई होती थी, हम्म, और हम कहते थे कि भाई पकड़ो इनको, बंद करो ना, हम्म, क्यों नहीं, इनकी तो सारी चीजें सामने लेकर आएंगे। और मैं कहता था कि देखिए अगर ये लोगों को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे ना, फिर इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। लेकिन वो हमें सिर्फ एक बात कहते थे, आप मईशत संभालें। हम्म, मतलब हम क्या कर सकते थे, मतलब लाइक यू नो ही सेड कि एस्टैब्लिशमेंट शायद नहीं चाहती थी कि इनका पूरे मामलात जो हैं, हम्म, जो शहबाज शरीफ साहब के खानदान और पीपल्स पार्टी से रिलेटेड या उस वक्त की ऑपोजिशन से रिलेटेड चल रहे थे, हम्म, वो नहीं चाहते थे कि ये खत्म कर दिए जाए। इससे एक और चीज मुझे समझ में आती है कि जैसे आपने इब्तिदा में भी कहा, या जैसे हम जब अलग बात कर रहे थे, आई थिंक नॉट ऑन द हम्म, शो, एस्टैब्लिशमेंट ना कभी भी सब लोगों को हमेशा के लिए शट नहीं करते। बिल्कुल। यू नो दे कीप ऑन क्रिएटिंग, दे हम्म, हैव प्लान्स के इसको इस हद तक हम पुश करके जरा पीछे करेंगे, इसको इस हद तक करेंगे, इसको इस हद तक स्लीपर सेल जिसे कहते हैं ना हम्म, वो कर देंगे, फिर वापस उठा लेंगे। सो द गेम यू नो इज देयर। अदरवाइज उन्होंने एफबीआर का जिक्र किया, उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े डिफॉल्टर्स, हम एक्शन लें, और पता चले कि यू नो उनके कहीं ना कहीं लिंक्स होते थे, वो अपने आप को बचवा लेते थे, और हमें हम्म, कॉलें आ जाती थी कि इनको भी छोड़ दें और उनको भी छोड़ दें। इस तरह सिस्टम नहीं चलता। हम्म, लेकिन क्या खान साहब अगर दोबारा आए हम्म, तो वो इस सिस्टम को सही कर सकेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगी, जब तक गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, जब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वो बखूबी जानते हैं कि अगर वो वापस आ भी गए तो हम्म, भी वो इस तरह से तो इसी तरह ऑपरेट करेंगे जिस तरह से बाकी हुकूमतें ऑपरेट किया करती हम्म, हैं। बिल्कुल सही। तो फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि माहौल क्या था, आपने कहा कि वहां बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जो उनके लिए क्रिटिक रहे हैं, तस्वीरों में ऐसा लग रहा था कि बड़ी इनफॉर्मल सी सेटिंग है, क्या आप लोगों को पहले से पता था, इट वाज प्री अरेंज, या आपको बिल्कुल ऐन मौके पर बताया गया? कितनी देर का ये सेशन था, अगर आप थोड़ा सा वो माहौल बताना चाहें तो। नहीं, सबको इनवाइट किया गया था, एक दिन पहले ही बता दिया गया था, टाइम भी बता दिया गया था। दे हैड कॉल्ड अस इन द इवनिंग, और उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ अलग रखा, वो हम्म, उन्होंने एक लाइव प्रेसर कर दिया था, और उसके बाद वो जलसे के लिए निकल गए थे। हम्म, और उन्होंने जो एंकर्स और सीनियर प्रिंट जर्नलिस्ट को बुलाया था, उनके साथ उन्होंने अच्छी, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गुड 40-45 मिनट्स हम्म, इनफॉर्मल बिल्कुल डिस्कशन की, हम्म, जिसमें लोगों के फोन्स भी थे, आई मीन कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, कुछ तस्वीरें भी खींच रहे थे। तो मतलब वो इस तरह के माहौल में बात कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कहीं डर खौफ हो कि मैं जो कह रहा हूँ ये लीक हो जाएगा। आई थिंक ही वांट्स कि जो वो बातें कर रहे हैं ना हम्म, वो लोगों को पता चले।
हम्म। और उसमें मैं आपको बताऊं, उन्होंने उन तमाम चैनल्स के लोगों को भी बुलाया था कि जिनके हवाले से वो बड़े नाला रहते हैं या हम्म। जिनको वो समझते ही नहीं है कि वो सहाफी हैं। हम्म। उन्होंने सबको बुलाया था। हम्म। हर टीवी चैनल के लोग मौजूद थे। हम्म। क्या रीजनल चैनल हो, क्या जिसे आप कह सकें कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी हम्म। नहीं, छोटे चैनल्स को भी, सिटी चैनल्स को भी, सबको बुलाया था उन्होंने, बिकॉज आई थिंक नाउ ही वांट्स कि उनका कॉन्फिडेंस हम्म। लोगों तक पहुंचे, और वो जो बात कर रहे हैं अब न्यूट्रल्स के हवाले से हम्म। और जिस कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, आप देखें ना, ये बातें अगर फोन्स के ऊपर लोग रिकॉर्ड करके प्ले करें, या मैं आपसे कर रही हूँ कि भाई उन्होंने खुद कहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि शरीफ खानदान और इन सब के सारे केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे। मतलब यही था ना उस बात का। हम्म। तो आई थिंक वो ये तय करके बैठ बैठ चुके हैं कि हर एंगल से मैंने वीक करना है अपने एनिमी, हम्म। उसकी कलई खोल के सबके सामने रख हम्म। देनी है, ताकि एक तो ये सेल बहुत करता है, नो डाउट हम्म। अबाउट दैट, राइट, एटलीस्ट अमंग्स द लिबरल्स बिल्कुल। इट। और अब उन्होंने इस चीज को, मैं कहूंगी, डाउन राइट अवाम तक पहुंचा दिया है, बिल्कुल। और इसमें वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो माहौल भी बड़ा फ्रेंडली था, ऐसा नहीं था कि मतलब एक वक्त में चार चार लोग भी बोल रहे हैं और वो बेचारे सुनने की भी कोशिश कर रहे थे, हम्म। एंड कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको वो सुनकर जवाब ना देना चाहे। वो हर सवाल के लिए कह रहे थे कि हाँ हाँ, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये, ही वांटेड टू कम्युनिकेट, और बल्कि वो शायद और करते हम्म। अगर उनके लोग ये ना कहते कि भाई बाहर भी चले, रिपोर्टर्स कब से हम्म। बैठे हुए, रिपोर्टर्स बेचारे बहुत पहले से बैठे हुए थे, हम्म। हम्म। और फिर उनका जलसा भी था ना। सो बिल्कुल। उसके बाद वो थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट का भी फेज था, जिसमें वो हम और सबको जो है मतलब अलग अलग ग्रुप्स की हम्म। शक्ल में, क्योंकि वो जगह कम थी, नकवी साहब का घर था जिसके अंदर ये सारी अरेंजमेंट की गई थी, उनकी सारी सिंध के लोग मौजूद थे, हम्म। सारे विफाक के भी तकरीबन, फैसल जावेद भी थे, असद उमर भी थे, शौकत तरीन भी थे, अली जैदी थे, आफ्ताब जहांगीर थे, आफ्ताब सिद्दीकी थे, उनके एमएनएस भी उनके अराउंड थे। हम्म। और माइंड यू, जस्ट लास्ट थिंग आई वांट टू से, आपको याद होगा कि बाई इलेक्शंस के अंदर वो कितना कह रहे थे ना कि जो पंजाब में हुए थे कि आप लोगों ने चौकीदार बन के हाँ। बैलेट पे रहना है। हाँ। अब ये बात नहीं है। हम्म। ही कंसिडर्स दीज बाई इलेक्शंस एज अ रेफरेंडम। हम्म। तो उनके लिए हर हल्का या एक एक कंसिडरेबल सीजेबल साइज के अंदर जीतना हम्म। इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज रेफरेंडम, एंड ही सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा है उसकी। सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा है हम्म। इसकी। वो ये नहीं चाहते कि मतलब कोई वो हलफ लेकर आ जाएंगे हम्म। वापस नेशनल असेंबली में, इसकी हम्म। कोई कोई गुंजाइश नहीं है। हम्म। उनके पास एक ही चीज है, इलेक्शन की तारीख हो, जल्द से जल्द हो। और मैंने ये खुद रीड किया है कि इसीलिए अक्टूबर में है कि नवंबर की तैनाती से पहले वहां तक कन्फ्रंटेशन लेकर जाओ कि ये मौजूदा सेटअप को आप एक्सटेंड कराएं, इस हम्म। लीडरशिप को, और अपनी मर्जी होनी चाहिए राइट आफ्टर द इलेक्शंस। हम्म। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है आपने बड़ा अच्छा अहाता किया, जो सारी वहाँ माहौल भी था और जो मेन पॉइंट्स आपने सारे बताए। अब ये देखते हैं कि इसमें से उनको उनके मतलूबा नताइज मिलते हैं या नहीं मिलते, और कब जाके मिलते हैं, बिकॉज क्लॉक तो टिक कर रहा है और नवंबर की तैनाती तक अब तकरीबन 6 हफ्ते बाकी रह गए हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, और ऐसे मेहमानों को भी बुलाते रहेंगे ताकि उनके ख्यालात भी आप तक पहुंचते हैं। नादिया, वक्त देने के लिए आज आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका भी हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।